नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 21 दिसंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी कि आईसीडीएस योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, कार्यक्रम के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की। और अगर हम इस योजना की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था और यह योजना भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है। और इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, उसी तरीके से बच्चों के मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण को कम करना। इस तरह के उद्देश्य इस योजना के हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आईसीडीएस योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलता है और यह केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व स्कूली अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पर हम इस योजना के उद्देश्यों की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया था जिसका शीर्षक है, प्रधानमंत्री के द्वारा 200 से अधिक पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन इकाइयों का वित्त पोषण स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी को आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरल सागर इनमें से किन 2 देशों के बीच स्थित है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये रहा अरल सागर और आप देख सकते हैं कि इसके एक तरफ उज्बेकिस्तान है और दूसरी तरफ है कजाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ये मध्य एशिया के सारे देश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से इनका महत्व बढ़ गया है और भारत के द्वारा भी मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया जा रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ कल के पीआईबी में आया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की गई है। आप सभी को पता है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भारत मध्य एशिया संवाद के तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर हैं और यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा उनसे बातचीत की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्य देशों के बीच पेनेक्स 21 आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है पेनेक्स 21 का। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पेनेक्स 21 बिम्स्टेक देशों के द्वारा किया जाने वाला मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है और इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिम्स्टेक। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, बिम्स्टेक वर्किंग ऑन ज्वाइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान। और यहाँ पर आर्मी चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि बिम्स्टेक के देशों के द्वारा एक ज्वाइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान पर बातचीत किया जा रहा है जिसके तहत यहाँ पर यह तैयारी की जाएगी कि अगर कोई भी दुर्घटना घटता है यहाँ पर तो यहाँ पर जो रिलीफ का मटेरियल है वह आसानी से
इन देशों तक पहुंचाया जा सके, उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपिला अभियान भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य हेतु शुरू किया गया था? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कपिला अभियान की। आपको ये ध्यान में रखना है कि साल 2020 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय की ओर से उच्च स्तरीय शिक्षा में पेटेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जिसे हम शॉर्ट में कपिला कैंपेन कहते हैं। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम कॉलेजों एवं संस्थानों को अधिक से अधिक छात्रों को पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यहाँ पर सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण यानी कि पैसे से भी सहायता प्रदान की जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा जा रहा है बौद्धिक संपदा के संरक्षण और दोहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आईपी दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता प्रदान करने हेतु। तो हमारे शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के द्वारा जो शोध किया जाता है, जो आविष्कार किया जाता है, उनका पेटेंट कराने को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर कपिला कैंपेन को लेकर के चर्चा की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है जीका वायरस की, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीका वायरस किस मच्छर के कारण संचरित होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जीका वायरस मुख्यतः एक संक्रमित एंडीज प्रजाति के मच्छर एई इजिप्टी और एई अल्बोपिक्टस के काटने से लोगों में फैलता है, और यह वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, जीका वायरस रोगों का लैंगिक संचरण होना संभव है। अगर हम अन्य तरीकों की बात करें जिससे जीका वायरस फैल सकता है, तो आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि जीका का ट्रांसमिशन मां से उसके होने वाले बच्चों को हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी यह ट्रांसमिशन हो सकता है, संक्रमित खून को चढ़ाने से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुराज्य सहकारी समितियों के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के बातें की गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि सरकार बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में संशोधन करने का मन बना रही है। और ये जो संशोधन है इस अधिनियम के खामियों को दूर करने के लिए है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आखिर ये अधिनियम क्या है और ये बहुराज्य सहकारी समितियां क्या होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य का विषय है, लेकिन कई ऐसी समितियां होती हैं जो कि एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। खास करके चीनी से जुड़े हुए सहकारिता समितियां, दूध से जुड़ी हुई सहकारी समितियां, बैंक या फिर बहुत सारे दूध संघ, यह एक से ज्यादा स्टेट में काम करते हैं और इनके सदस्य और इनका संचालन एक से अधिक राज्यों में होता है। और ऐसे सहकारी समितियों को ही हम बहुराज्य सहकारी समितियां कहते हैं।
और ऐसी सहकारी समितियों का संचालन करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002। यहाँ पर यह कहा गया था कि अगर कोई बहुराज्य सहकारी समिति है, मान लीजिए एक सहकारी समिति है जिसमें 3 स्टेट शामिल हैं, यानी कि वह जो सहकारी समिति है वह 3 राज्यों में काम करती है, ए, बी और सी। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि उसका जो निदेशक मंडल होगा उसमें इन सभी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और इन सहकारी समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होगा। और यह कानून यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन बहुराज्य सहकारी समितियों का जो प्रशासन होता है, जो वित्तीय नियंत्रण होता है, वह केंद्रीय रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार का इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस कानून के लागू होने के बाद से 1479 ऐसी सोसाइटियां हैं जो कि इसमें पंजीकृत की गई हैं, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द भी कर दिया गया है। अगर हम ऐसी सोसाइटीज की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा बहुराज्य सोसाइटी मिल जाएंगी, इसके बाद उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली का स्थान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में है, आप इनकी संख्या देख सकते हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली का स्थान है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर सरकार इस अधिनियम में संशोधन क्यों करना चाहती है। यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों की राय यह है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनमें राज्य के नियम लागू होते हैं और यहाँ पर उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जाता है। लेकिन अगर हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर पारदर्शिता की कुछ कमी होती है और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इसमें कुछ संशोधन की योजना बनाई जा रही है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप इनको जरूर रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।